चलो, तो उनकी नील्स बोहर की जो धारणा थी, नाभि क्या वो माने थे कि नाभि के चारों ओर दो तरह की कक्षाएं पाई जाती हैं। एक कक्षा का नाम क्या है? स्थायी, और दूसरी कक्षा का नाम क्या है? अस्थायी। एक अस्थायी कक्षा पाया गया और एक क्या पाया गया? अस्थायी कक्षा। जो अस्थायी कक्षा होंगी उसे किसे कहा जाएगा? जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या रहेगा? पूर्ण उड़ज रहेगा, वो अस्थायी कक्षा है। और जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण उड़ज नहीं है, वो क्या है? अस्थायी कक्षा। देखिए हेडिंग कल ही बोल दिए, तो उसमें लिखवा भी दिए, उसके आगे लिखिए। देखिए नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर दो तरह की कक्षाएं पाई जाती हैं। नाभिक के चारों ओर दो तरह की कक्षाएं पाई जाती हैं। जिन्हें क्रमशः स्थायी तथा अस्थायी कक्षा कहते हैं। जिन्हें क्रमशः स्थायी तथा अस्थायी कक्षा कहते हैं। देखिए, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होता है, हाँ, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होता है जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे लिखिए, तथा इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तथा इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको ऊर्जा मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते इसमें आ जाएगा, या फिर यहाँ से इसमें आ जाएगा, या फिर यहाँ से ऐसे अनंत कक्षाएं हैं ना इसके चारों, फिर या फिर यहाँ से ऐसे बाहर तरफ के संक्रमण करता चला जाएगा। इस चीज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा लेकर के निम्न ऊर्जा स्तर से किसमें प्रवेश करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर में, किसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। परंतु कल मैं क्या बताया, अवशोषण स्पेक्ट्रम के बाद जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है विसर्जन, वो यहाँ से यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है,
फिर यहाँ से यहाँ और फाइनली यहाँ से यहाँ आ सकता है, ठीक। या फिर यहाँ से चलेगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से आ रहा समझ कुछ, या फिर डायरेक्ट यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से यहाँ पर, या फिर यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ पे चला आएगा। मैं बताया था कुछ याद है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की संख्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की संख्या और शोषण स्पेक्ट्रम से हमेशा क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। आया ना? और मगर हाँ भाई संभावना है, कितनी संभावना है? ऐसे देखो हमें कितनी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकते हैं, कितनी रंग की तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रंग के हमें क्या तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो सकते हैं? मनमानी नहीं प्राप्त होंगे, मैक्सिमम 10 ही होंगे। आया ना? आ रहा नहीं समझे? इसलिए परमाणु से जो ऊर्जा निकलता है वो सतत नहीं है, बल्कि क्या असतत है, डिस्क्रिएट है। एक निश्चित ऊर्जा के पैकेट में हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। यानी यहाँ से संक्रमण करा, चलो कक्षाओं का नाम लिखने के यल यम यन वो कक्षा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये संक्रमण करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ संक्रमण किया, फिर यहाँ आया, या डायरेक्ट रूप से किसमें संक्रमण कर गया? यम में, फिर यम से किसमें? यल में, यल से फिर किसमें? के में, या डायरेक्ट रूप से संक्रमण कर गया यल में, फिर यल के बाद किसमें? के में, या फिर डायरेक्ट किसमें? देखो सबसे ज्यादा संक्रमण किसमें हुआ? अब किसमें छोटी तरंग दैर्घ्य निकलेगी और किसमें बड़ी तरंग दैर्घ्य निकलेगी, ये समझना है। छोटी तरंग दैर्घ्य कब निकलती है और बड़ी तरंग दैर्घ्य। तो देखो जिसमें संक्रमण ज्यादा होगा, इसमें गैपिंग ज्यादा रहेगी, उसमें एनर्जी भी क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। और एनर्जी ज्यादा निकलेगा तो तरंग दैर्घ्य छोटा होगा कि बड़ा? छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो डेल्टा ई बराबर एच बाई लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर एच बाई डेल्टा ई हुआ। यानी जिसमें ऊर्जा संक्रमण ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा रहने से, एनर्जी गैप ज्यादा रहने से ये तरंग दैर्घ्य छोटा होता चला जाएगा। यानी जिसमें जितना बड़ा संक्रमण होगा उससे निकलने वाली तरंग दैर्घ्य उतनी छोटी होती चली जाएगी, और जिसमें संक्रमण जितना बड़ा होगा, जिसमें संक्रमण जितना बड़ा होगा उससे निकलने वाली तरंग दैर्घ्य जितना छोटा होगा संक्रमण, उससे उतनी बड़ी तरंग दैर्घ्य निकल जाएगी। अब ध्यान समझना, पहले जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो कैसा दिखता है? लाल। कैसा दिखता है? लाल दिखता है। बड़ी तरंग दैर्घ्य, क्योंकि जब आप गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग कहाँ ज्यादा एनर्जी देंगे? जब काफी लंबे समय तक गर्म करेंगे तो बैगनी, नीला, हरा ये सब रंग उसका हो जाता है, क्योंकि एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगा तो निकलने वाली तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी हो जाएगी। और इसी के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। ऊष्मा में एक है बीन का नियम। किसका नियम है? बीन का नियम है, कक्षा 11 ऊष्मा में है, जिससे ये पता चल जाता है कि जो पदार्थ हमारे सामने आ रहा है उससे निकलने वाली अगर तरंग दैर्घ्य पता है तो हम उसके तापमान की गणना कर सकते हैं। तरंग दैर्घ्य पता है तो ये पता कर सकते हैं कि वो किस तत्वों से मिलकर के बना है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं 118 या 20, उन सभी तत्वों का संक्रमण निकाल करके रखा गया है। नहीं समझे? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सबका संक्रमण निकाल लिया गया है और सबके संक्रमण का एक टेबल बनाया है। अब जब कोई तारा या ग्रह, जो भी तारा हमारे पास आ रहा है, हम उसके पास जा रहे हैं, उससे आने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को देखते हैं कि कौन कौन सा तरंग दैर्घ्य हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। उस तरंग दैर्घ्य के हिसाब से जान जाएंगे कि ये इन तत्वों से मिलकर के बना होगा और इसका तापमान इतना होगा। अब समझना, वहाँ जा करके नहीं, दूर से ही ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? संक्रमण की सहायता से, ट्रांजिशन की सहायता से पता कर लेते हैं। समझ में आ गया? यानी इस कॉन्सेप्ट से वो सिद्ध कर दिए कि परमाणु की ऊर्जा स्तर सतत नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? असतत होगी। उससे एक निश्चित ऊर्जा के क्या होंगे? पैकेट या तो एक्सेप्ट करेगा। कौन सा पैकेट वो एक्सेप्ट करेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो चाहिए या तो उतना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो चाहिए उतना, इतना या इतना। यानी इसके लिए कितने 4 ही पैकेट महत्वपूर्ण है। मगर जब वो उत्सर्जित करेगा लगभग 10 से 11 तरंग दैर्घ्य क्या करेगा? उत्सर्जित कर देगा। वो डिपेंड करता है कि कैसा संक्रमण हो रहा है। समझ में आया? मगर सतत नहीं होगा, संक्रमण सतत नहीं। समझ में आ गया? नहीं समझ में? अस्थायी कक्षा कैसे पता किए थे?
अस्थायी कक्षा कैसे पता किए थे? जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का कोण गुणज था वो क्या था? स्थायी कक्षा था। कैसे पता करें कि कोणीय संवेग h/2 पाई होगा? कल डेरिवेशन में बताया था, जिसमें पूरी क्या होंगी? तरंग दैर्ध्य होंगी, या तो n लैम्डा, क्या था? n लैम्डा n बराबर 1 2 3। कल कहानी क्लियर हो गया था। अब ये बना लो जल्दी से। ये आपका क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये क्या है? यहाँ से कैसे बनाए? चलो 1 2 3 4, ये क्या है? अब बाकी इधर के ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? एक अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया। समझ आ गया? हमेशा अवशोषण स्पेक्ट्रम की संख्या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से क्या रहेगा? कम ही रहेगा। हो गया? बनाओ बनाओ इसको जल्दी से। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या तथा वेग ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट डाल लो, ये एग्जाम में डेरिवेशन आपसे आएगा। त्रिज्या, वेग और ऊर्जा। ऊर्जा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाता है? ऊर्जा। ऊर्जा के फार्मूले पढ़ोगे केमिस्ट्री में। रिडवर नियतांक क्या था? -RSC/n²। नहीं याद है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n²। सब बेकार हो तुम लोग, कुछ पढ़े ही नहीं हो। 11 यहाँ केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में है। अब समझ लीजिए क्यों बोहर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता 1922 में। रीजन यही है कि जब रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल देते हैं, बस नाभिक बता पाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है ये बता देते हैं। घूम रहा है तो उसका वेग क्या है, उसका त्रिज्या क्या है और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब कुछ नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड। यानी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरी परमाणुवी जो संरचना या व्यवस्था होती है अंदर की, वो नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड। कौन अच्छे से एक्सप्लेन किए? नील्स बोहर। इसलिए नोबेल किसे मिलता है? नील्स बोहर को मिलता है। और देखिए क्या है इनके डेरिवेशन की पूरी कहानी। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन जब लेने की बात आएगी तो हाइड्रोजन में हम लोग क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक Z का मान 1 रख देंगे। पहले व्यापक फार्मूला बनाए। क्या बनाए? व्यापक फार्मूला। तो माना कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? Z, और आवेश क्या होगा? +Z नाभिक। और हाइड्रोजन सदिश परमाणु के लिए है, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान देना। जबकि अमूमन क्या होते हैं कि एक कक्षा में 2 होते हैं। 2 रहेगा तो उसका व्याख्या कैसे रहेगा? 8 रहेगा तो उसका व्याख्या कैसे होगा? 18 रहेगा तो कुछ नहीं। बस नील्स बोहर क्या बात करते हैं? हाइड्रोजन सदिश, यानी जिनके बाहरी कक्षा में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसी की व्याख्या किया जा सकता है। और समझ लो यदि यानी हीलियम की करना है तो हीलियम में से कितने? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, तब जाके He+। किसकी व्याख्या होगी? He+ की। लिथियम करना है तो लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Li++ की व्याख्या होगी। और समझ आ रहा है? जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी का बोहर सिद्धांत से व्याख्या होगा। ये माना गया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z है तो उसके नाभिक में कितने होंगे? +Z आवेश होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है। इसकी जो त्रिज्या है ना, R0 है। क्या है? R0। और यहाँ पर ये v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। चलो बताओ, 2 ही कंडीशन आपको पता है। एक, घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल। घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है? स्थिर विद्युत बल से, यानी कूलम्बियन फोर्स से। तो क्या लिखेंगे? अभिकेंद्र बल केंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। और सुनो,
स्थिर विद्युत बल सिर्फ बिंदु आवेश और स्थिर आवेशों के लिए लगता है। नाभिक तो स्थिर है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, फिर ये फार्मूला कैसे लगेगा? दोनों आवेश स्थिर रहना, नहीं समझे? कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² है। उसमें Q1 और Q2 बिंदु आवेश होने चाहिए, यानी बहुत छोटे आवेश, और उनमें स्थिर रहना चाहिए। चलो मान लो नाभिक स्थिर है, मगर इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब बताओ घूमते हुए आवेश के ऊपर कैसे आप कूलाम्बियन फोर्स लगा सकते हैं? पहले तो यही फेल है, तब से लेके आज तक इसका जवाब भाई क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए लगता है, नाभिक तो स्थिर है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है। अब घूमते हुए के लिए आप कैसे लगा सकते हैं? आया कि नहीं समझ में? मगर वो लगा दिए हैं तो क्या करोगे? आया ना? तो क्या हो जाएगा? अब के बल का फार्मूला चलो बताओ, mv² बटे त्रिज्या r न्यू ना, बराबर स्थिर वैद्युत बल K Q1 Q2 बटे कितना, R², R0 का, जहां K बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसका मान 9√10⁻9। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो लिखने का क्या मतलब है? फाइनली जहाँ जरूरत होगा K का मान रख दिया जाएगा। चलो क्या साहब, तो ऐसे देखो, एक R0 से R0 कैंसिल हो गया, mv² बराबर Q1 से D है, बोलो, और Q2 क्या है, E है, बटे कितना, R0। कहीं में कहीं R0 का मान हमें पता चल गया, क्या पता चला बताओ? R0 बराबर KZE² अपान में mv² ना जी। चलो अब आप इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है? कोणीय संवेग mvr बराबर NH अपान में 2 पाई होता है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? चूंकि mvr बराबर mvr0 ना जी, क्या हो जाएगा, NH अपान में 2 पाई, बोलो। तो यहाँ से एक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं R0 की, इसकी वैल्यू R0 की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? NH अपान में आ गया, हो गया कि नहीं? अब समीकरण 1 और 2 से दोनों देखा जाए, R0 है, इन दोनों मानों को आपस में क्या करें, बराबर कर दें। जब इन दोनों मानों को आपस में बराबर कर देंगे क्या हो जाएगा, वेग पता चल जाएगा, और फिर वेग का मान जो आएगा समीकरण 2 में रख देंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, KZE² बटे mv² बराबर NH अपान में 2 पाई mv। क्या कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और v से v कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे एक v बचा, अब देखो v की वैल्यू भी निकालना है, तो अब बार बार मत लिखिए, ऐसे समझिए, एक v से v कैंसिल हो गया, यहाँ v बचा, 2 पाई इधर आ गया, क्या हो गया, 2 पाई KZE², बोलो, 2 पाई KZE² बटे NH बराबर क्या हो गया, v हो गया ना, क्लियर? अब देखो इसी का मान जो है, ये ओवरऑल जब ये सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कन्वर्जन इसमें कर दिया जाता है कि हाइड्रोजन के लिए, देखो किसके लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान क्या रख देंगे, 1। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितना, 1 लेने तो क्या मिलेगा, 2
पाई के ई स्क्वायर बाई NH। अब इसी में C से गुणा कर लिया गया है, इसी में C से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक इसका वैल्यू पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, इसका चाल प्रकाश के चाल का 37वां भाग होता है, 137वां भाग। ये पूछता है बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन यानी पहली स्थायी कक्षा के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो चाल होता है वो निर्वात में प्रकाश के चाल का 137वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है, कई बार पूछता है एग्जाम में, पूछा भी है, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में के कक्षा में या पहली कक्षा में पाए जाने इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के 137वां भाग। अब हम क्या करेंगे, इसी में ऊपर नीचे C से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो करो 2 पाई के ई स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटू C, और बाई कितना NHC बराबर भी हो गया कि नहीं। अब ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, जिसका मान क्या आता है, लगभग 137। क्या आता है, लगभग 1/137 आता है। मतलब के का मान रखो। अब देखो ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, C बाई यानी जो ये है नियतांक है, ये क्या है नियतांक है जिसका मान 1/137 क्या आएगा, 1/137। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जब आप जेड का मान क्या रखे हैं, 1, जेड का मान क्या रखे हैं 1, तो यहाँ पे इसका चला हमें देखो B बराबर क्या पता चला, C बाई जहाँ C 1/37 किसका मान है, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई NHC, इसका मान 1/137। अब समझना आया नहीं समझने। खैर अभी जब हम लोग को क्या निकालना रहेगा, त्रिज्या, क्या निकालना रहेगा, त्रिज्या निकालना रहेगा। इस B की जगह कौन सा फार्मूला लिखेंगे, जेड वाला, ये लिखेंगे। तो हमें जेड के बदले फार्मूला पता चलेगा। फिर हाइड्रोजन के लिए क्या रख देंगे 1, तो हाइड्रोजन की त्रिज्या आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसे बोहर त्रिज्या कहा जाता है। अभी आपका क्या आया है, वेग। क्या आया है, वेग। क्या याद रखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 137वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है, 137वां। फार्मूला अगर आप याद करके जाइए एग्जाम में और बेस्ट है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की चाल का सूत्र 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटे NH। क्या होता है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटे NH, ये चाल का फार्मूला है। मान लो कह दिया कि कोई जैसे लिथियम ही, क्या कर दिया लिथियम, या कर दिया सोडियम हाइड्रोजन सदिश है। अगर सोडियम हाइड्रोजन सदिश है तो देखो कि बस जेड 11 रखेंगे, सोडियम के लिए जेड का मान क्या रखेंगे 11, बाकी सब नियत है कि नहीं, आया कि नहीं समझ में। तो आप उस हिसाब से भी करते चले जाएंगे। इन सब की वैल्यू जब आप आगे चल के पढ़ेंगे ना, तो इन सब की वैल्यू आपको बताई जाती है, याद करो। जैसे 2 पाई के ई स्क्वायर और NH नियत है ना, तो 2 पाई के ई स्क्वायर NH की वैल्यू याद कर लेना, और जेड परमाणु क्रमांक है। अब जो तत्व रहेगा उसके परमाणु क्रमांक का मान रखोगे, धराधर सबका मेघ आता चला जाएगा। मगर अभी आपने इतना नहीं है, बस आपको एग्जाम में क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। अब ये कह दो कि ऐसे वेग पूछ ले, कुछ क्वेश्चन हम ऐसा कराएंगे जिसमें पूछेगा, अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, तब तो आप सब करते चले जाएंगे। हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा 1, जेड का मान क्या रखेंगे 1। बाकी कोई हाइड्रोजन सदिश है, जैसे लिथियम को हाइड्रोजन सदिश बना दिया, हीलियम को हाइड्रोजन सदिश बना दिया, कभी कभी सोडियम को बना देता है हाइड्रोजन सदिश, तो उनके लिए परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के हीलियम के लिए 2 रखोगे, लिथियम के लिए 3 रखोगे, और सोडियम के लिए 11 रख दोगे। हाँ वो बदल जाएगा, वो 1/137 नहीं रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं या 1 देखो यहाँ पे क्या है 2 पाई, देखो दिमाग लगाओ, 2 पाई के ई स्क्वायर बटे NHC ना, इसका मान 137 है। चलो ठीक है, तो इसमें भी क्या करना, C से गुणा C से भाग, 2 पाई के ई स्क्वायर बटे NHC 1/137 आ जाएगा। जेड रहेगा, क्या रहेगा जेड, तो बस उसी में जेड से गुणा कर देना, यानी और तत्वों के लिए जेड से क्या कर देना, गुणा कर देना है, उसका वेग आता चला जाएगा।
ठीक है, इसी में और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चलोगे और दिमाग लगाओ तो क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है। अब जैसे हमें क्वेश्चन बनाना हो हम तो कह देंगे कि चलो बताओ कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा रहेगा कि सोडियम की पहली कक्षा में। आप कहेंगे क्या बात है, अरे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 से गुणा हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा तो सोडियम, यानी जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है पहली कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की चार्ज भी बढ़ती चली जाती है। अब सुनना, खैर इतना देखने में नहीं पूछा जाएगा, कैसा सिंपल क्वेश्चन आता है परमाणु संरचना का, ऊर्जा वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड में। कौन सा? ऊर्जा वाला। एक वेव नंबर होता है, तरंग संख्या करके रिटर्न नियतांक, तो कराएंगे इस क्वेश्चन को। मगर अभी ये समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना? करिए। अभी जो हमारा वेग आया है यही मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में यही रखेंगे v की जगह 2πk² और सॉल्व कर लेंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगा। करो जल्दी से, कर लीजिए। चले, अगर आपको काम है तो आप जा सकते हैं, अगर टीचर को काम है तो वो नहीं जा सकता है ना। बारात में जाना है समित गायब, और सर को अगर काम है, अरे ऐसे करेगा हम मान ला का घेमूर आदमी घूम जी के अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सब भूल नहीं हो सकते हमारी तरह ना। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, v का मान, वेग का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। इस वेग का मान समीकरण 2 में रखिए, तो क्या लिखेंगे, ये दूसरा समीकरण, यहाँ तीसरा मान लेना जरा तो, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 3 से v का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 3 से v का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। कैसे करेंगे, R0 NH में 2πm v की वैल्यू रखो, v की जगह क्या रखोगे बताओ, NHC, रुक जाओ, 2πk² ये तो प्रकाश के वेग में तोड़ने के लिए c से गुणा करें ना, तो क्या लिखोगे 2πk² 2πk अपान में NH, जो NH है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n² और ठीक, और यहाँ 2 का इसमें 4 π² हो गया। इसमें देखो फिर कई चीजें नियत हैं, ये इतना चीज नियत है नहीं, h² बाई 4 π² m/k² ये क्या है नियत, और इनटू क्या n नियत नहीं है। k कक्षा के लिए n का मान 1 होगा, l कक्षा के लिए 2 होगा, पढ़े हो ना KLMN। यानी क्या हो जाएगा, इससे ये पता चला कि जो त्रिज्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के क्या है अनुक्रमांक, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, यानी R1 R2 R3। यहाँ से देखो, पहले एक मिनट रुक जाओ, इसी बात में करते हैं। ये टोटल हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, इसमें Z नहीं था क्या, हाँ तब देखो मिसिंग हो गया, हमें ये मान रखना चाहिए था, कौन सा Z वाला, ये तो हाइड्रोजन के रखे है ना ये, यानी हमें क्या करना पड़ेगा 2πk/d² NH, यहाँ क्या लिखेंगे 2πk, और यहाँ जो आप लिखे हैं समीकरण 3 से v का मान, उसे समीकरण 3 यहाँ मान लो, क्या मान लो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि भाई
वो जब हमें हाइड्रोजन के लिए करना होगा तो जेड का मान क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। फार्मूला तो व्यापक बनाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपान में जेड रहेगा क्या, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ना। तो क्या नितांक है, एच स्क्वायर अपान में 4 पाई एम के स्क्वायर नियत है, बचा क्या, एन स्क्वायर बाई जेड। तो क्या हो गया, इतने का मान अब आप निकालो, इतने का मान आप निकालिए। हाइड्रोजन सदिश के लिए पहली कक्षा n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, उसका मान हमें पता चल जाएगा। तो क्या पता चला है जानते हैं, हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए इस पूरे वैल्यू को z बराबर क्या 1 और n बराबर क्या, हाइड्रोजन की पहली कक्षा जिसे बोहर त्रिज्या क्या कहा जाता है, बोहर, इसे रेस करने, हाइड्रोजन की पहली कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे बोहर त्रिज्या क्या कहा जाता है, बोहर त्रिज्या। तो r नॉट बराबर हमें पता चलता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। याद कर लो इस चीज को, किसका मान है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये किसका मान है, एच स्क्वायर बाई 4 पाई एम के स्क्वायर। इतने का मान क्या है 0.53, क्या है 0.53। बाकी हाइड्रोजन के लिए इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो यानी क्या लिखेंगे, यदि हाइड्रोजन की मान ये दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछेगा तो ये तो पहली कक्षा है, तो यानी आर नॉट, आर बराबर आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। क्या फार्मूला बनेगा, आर बराबर आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। दूसरी कक्षा यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, यानी 53 में 4 से गुणा कर लोगे, दूसरी अस्थायी कक्षा की त्रिज्या आ जाएगा। तीसरी कक्षा के लिए पूछेगा जिसमें कितने से गुणा कर लोगे, 3 से, तो 3 त्रिका 9 गुणा कर लोगे, आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम के लिए फार्मूला बनता है R1 बटे R2 बराबर N1 बटे N2 का होल स्क्वायर। इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले रहेगा। हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा की त्रिज्या इतना है, तो चौथी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, दूसरी ये ना यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पर भी 2 रखोगे, चौथी के लिए यहाँ 4 रखना, R2 का मान आ जाएगा। तो R1 बटे R2 बराबर N1 बटे N2 का होल स्क्वायर। ये एक ही तत्व के लिए है, जैसे हाइड्रोजन है भाई, दोनों जेड का मान 1 रहेगा। अब मान लो हाइड्रोजन नहीं और कोई है, बताओ, हाइड्रोजन नहीं और किसी तत्व का देगा नहीं, बोर्ड में और किसी तत्व का देता ही नहीं है, हाइड्रोजन का ही देता है। जब इतना पड़े तो उसे भी समझ लो, और कोई तत्व रहेगा क्या चेंज हो जाएगा, बस जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जेड। और फार्मूला क्या बनेगा, और किसी तत्व के लिए R1 बटे बराबर N1 बटे N2 का होल स्क्वायर, और ये Z2 बटे क्या, क्योंकि इसमें कैसा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है। जब भाग करोगे तो Z2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और Z1 कहाँ हो जाएगा, नीचे। हाइड्रोजन के दोनों का मान 1 रख देंगे, ये बनेगा। और कोई तत्व रहेगा, अच्छा और कोई तत्व रहेगा तो दोनों के लिए परमाणु क्रमांक वही रहेगा, फिर वो कट जाएगा। हाँ, एक हाइड्रोजन कर दे, एक हीलियम कर दे, ऐसे कुछ कर देगा, तब ये फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि इसमें अधिकतर जो है हायर क्लासेस में फार्मूला जो है याद, मतलब एक वो दिया जाता है बुकलेट। आप बुक लेके बैठिए, पूरे फार्मूले का बुक लेके बैठिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं कर रहा था, तो थर्ड ईयर में वहाँ पे क्या था, पूरा एक बुकलेट मिलता था थर्मोडायनेमिक्स का, ले जाओ, इसमें का पूरा सूत्र ले जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें जो फार्मूला जरूरत पड़े खोल करके क्या करो, लिख लो, और उसके बाद कैलकुलेटर भी तुम्हें दिया जाएगा, कैलकुलेटर से लगाओ और आंसर लाओ, लिख लो। क्या बात करते हैं सर, हाँ ऐसा होता है, क्योंकि कितना फार्मूला याद करेंगे, कितना कैलकुलेशन करेंगे, आपको सब कुछ दिया जाएगा, मगर इस समय लग रहा है ना कि हमें मिलेगा तो हम सब कुछ कर देंगे, मगर उस कंडीशन में कुछ काम नहीं करता है। आया ना, हाँ जाइए। आज हम लोग क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का वेग
और हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, बोहर त्रिज्या याद कर लो 0.53 एंगस्ट्रॉम ग्राम होता है। इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन के चक्कर में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेगा, डेरिवेशन कभी